नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस में। और आज हम एक इंपॉर्टेंट स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल फॉर ऑयल पाम। इस स्कीम को आज क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्यों इतना महत्वपूर्ण है इस स्कीम को डिस्कस करना, और आने वाले एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्यों हो सकता है। और इसी के साथ में हमारी जो देश के अंदर ऑयल को लेकर क्या सिनेरियो है, प्रेजेंट टाइम में क्या स्थिति है। दूसरी तरफ ये आर्टिकल रिसेंटली पब्लिश किया गया है और इस आर्टिकल में जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो है पूर्ण चंद्रा किशन जी, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर में। और दूसरे हमारे हैं ऋषिकांत जी, जो कि एडिशनल इकोनॉमिक एडवाइजर है अगेन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर जो आपका डिपार्टमेंट है फार्मर वेलफेयर, उसमें यहाँ पर इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और दूसरे जो है आपके यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इन दोनों के द्वारा ये जानकारियां दी गई हैं कि आज हमारे देश में ऑयल की स्थिति क्या है और नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम सारा इसको पढ़ने की और जानने की कोशिश करेंगे, आपके साथ सारी जानकारियां साझी करूंगा जो भी इस आर्टिकल में दी गई है और वैसे भी इस स्कीम के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमारी ऑयल को लेकर इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो क्या है डिपेंडेंसी दूसरे देशों के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है कुकिंग ऑयल का या आपके एडिबल ऑयल का, यानी कि जो खाने वाला तेल है उसको हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं दूसरों देशों से। भारत की जो लगभग आपकी एनुअल कंजप्शन है वो 27 मिलियन टन है, यानी कि हम हर साल लगभग 27 मिलियन टन तेल को खा जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो उसमें से 57%, 57% जो हमारी डिमांड है, हमारी जो मांग है, उसको हम आयात से ही पूरा करते हैं। और अभी 2023-24 की बात करें तो हमने 16 मिलियन टन लगभग ऑयल को इंपोर्ट किया है दूसरे देशों से। और उस 16 मिलियन टन में 60% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका पाम ऑयल का कंट्रीब्यूशन है, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया से क्या किया गया था, इंपोर्ट किया गया था। अब लगातार आपका जो इंपोर्ट है वो बढ़ता जा रहा है और पिछले सालों के अंदर हमारी जो इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण प्राइस जो है वो लगातार फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्राइस में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सप्लाई और चेन के अंदर एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दूसरे देशों जैसे कि चाइना के द्वारा भी मांग बढ़ रही है और भी देश इसकी जो है मांग बढ़ रही है। तो वहां उसको देखते हुए हमारे देश के अंदर आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि अगर ऑयल इंपोर्ट भी किया जाए तो काफी कॉस्टली पड़े। और इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो जियो पॉलिटिकल रिस्क है वो भी इससे बढ़ सकता है। अब बात करें इसके रिगार्डिंग तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए 2021 में इस स्कीम को या इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था और इस प्रोग्राम को मेनली लॉन्च किया था कि ऑयल पाम के प्रोडक्शन को भारत में कैसे बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा वहीं अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहले बताना चाहता हूं कि 2021 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कि भारत की जो इंपोर्ट यानी कि आयात के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको कम कर कर हमें सेल्फ रिलायंस बनना है, यानी कि आत्मनिर्भर हमें बनना है। जो कि स्कीम और ये कह सकते हो बार बार हमारी भारतीय सरकार के द्वारा कहा जाता है कि हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। तो उसी आत्मनिर्भरता के आधार पर हमारे ऑयल की जो डिपेंडेंसी है वो भी हमें कम करनी है दूसरे देशों के ऊपर और हमारी खुद की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। तो उसके लिए आपके ऑयल पॉम को कल्टीवेशन क्यों किया जाए ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि इसके लिए टोटल 11,040 करोड़ रुपए बजट दिया गया है, एलोकेट किया गया है, जो कि मेनली फोकस करता है इसमें क्या क्या आपको यहां पर। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑल स्टेज ऑफ कल्टीवेशन। ऑल स्टेज ऑफ कल्टीवेशन का मतलब होता है कि सीड की आपकी नर्सरी से लेके या सीड की सोइंग से लेके और जब तक हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तब तक इसमें ऑल स्टेजेस के ऊपर हर प्रकार से फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो किसानों के लिए इसमें दी जा रही है। और स्पेसिफिकली इस स्कीम को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और उन एरियाज में जहां पर आप आइलैंड कह सकते हो या ऐसे एरिया जो कि आपके बैरन लैंड है, जो आपके बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, और वहां पर इसकी कल्टीवेशन करना नेसेसरी हो चुका है, क्योंकि ये आपका एक प्रकार से हम इसको दो कंसिडरेशन में मानते हैं कि वाटर स्केर्स एरिया में एक्चुअली जो आपका वाटर की क्वालिटी को लेकर इसको कोई ज्यादा कंसर्न नहीं होता। जहां पर लो क्वालिटी वाटर होता है वहां भी इसको आराम से ग्रो करवाया जा सकता है और बैरन लैंड में भी ये बेहतर आपका उत्पादन दे सकता है। अब बात करें तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड्स हैं, वाटर हार्वेस्टिंग पंप है, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट है, इन सभी के लिए सरकार के द्वारा सब्सिडीज दी जाती है, फाइनेंशियल एलोकेशन दी जाती है किसानों के लिए, ताकि किसान इसके साथ जुड़ सके। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट
स्टेट्स के लिए एडिशनल सपोर्ट भी है, जैसे कि लैंड की सफाई करनी है, लैंड क्लीनिंग करना है, बायो फेंसिंग यानी कि वहां पर आपका कोई एनिमल्स वगैरह एंटर ना करे तो उसके लिए बायो फेंसिंग यानी कि जो प्लांट्स आपके लगाए जाते हैं स्पेसिफिकली फेंसिंग पर्पसेस के लिए, या फिर प्रोसेसिंग यूनिट्स वहां पर आपकी डेवलप करनी है, क्योंकि प्रोसेसिंग यूनिट्स इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि जो पाम ऑयल आपका है, ये ऑयल पाम का जो प्लांट है उसका जो फ्रूट होता है वो काफी पेरिसेबल होता है, मतलब जल्दी खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग अगर टाइम पर नहीं हो पाए तो उस केस में उसकी जो क्वालिटी है वो काफी खराब हो जाती है और बाद में उतना वो आपका प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि पेरिसेबल कमोडिटीज की उसी टाइम पर प्रोसेसिंग हो, तो प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने के लिए इसके साथ साथ में लोकलाइज्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस फॉलो की जा रही हैं, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपका अगर किसी एरिया में हम कल्टीवेट कर सकते हैं, वहां पर कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे और एरिया आपका बढ़ाया जा सकता है और परमिट एरिया में हाईएस्ट प्रोडक्शन वहां से लिया जा सकता है। इसके साथ साथ में किसानों को ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है, अधिकारियों को, किसानों को, सभी के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि ऑयल पाम हमारे इंडिया के अंदर उतना कल्टीवेशन नहीं किया जाता। तो ऑब्वियस सी बात है जो लोग इस किसानों को गाइड करेंगे, उन स्कीम के ऊपर काम करेंगे, उनको भी ट्रेनिंग जरूरी है। तो किसानों और जो ऑफिसर्स हैं उन सभी के लिए ट्रेनिंग इंश्योर की जा रही है, और इसके साथ में प्राइस एश्योरेंस दिया जा रहा है कि आने वाले टाइम में अगर किसान उत्पादन कर लेता है तो मार्केट में उसको एक एक्चुअल प्राइस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इवन दो मार्केट के लिए जो प्राइस एश्योरेंस है और मार्केट को जोड़ना, जैसे कि प्रोसेसर्स, फार्मर को प्रोसेसर्स के साथ जोड़ना, ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटीज उपलब्ध करवाना, इन सभी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से इसके अंदर आपका एश्योरेंस दिया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो इस स्कीम के अंदर मेनली अभी तक अगर हम बात करें तो 1992-1993 के अंदर ऑयल पाम के अंदर जो एरिया था वो लगभग 6,673 हेक्टेयर एरिया था, लेकिन 2024 तक बढ़कर ये एरिया 5 लाख हेक्टेयर हो चुका है। अब इसके अंदर मेन फोकस किया जा रहा है, देखो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के द्वारा काफी फायदा हुआ है, लोगों के बीच में अवेयरनेस जनरेट हुई है, और खासकर जिन स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। बाकी इसके साथ अंडमान और निकोबार जो स्टेट्स हैं, आपके जो आइलैंड है, वहां भी इसकी कोशिश की जा रही है कि इसका एरिया मैक्सिमम जो है वो आपका इंक्रीज किया जाए। इसके अलावा इस स्कीम के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो मेनली फार्मर सेंट्रिक है और रीजन स्पेसिफिक इनोवेशन है। अच्छा, ये एक आपकी ऐसी स्कीम है जो कि सेंटर स्पॉन्सर्ड है, मतलब आपका सेंटर गवर्नमेंट का इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर 60% के राउंड है, और बाकी 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 19:10 का रेशियो है इसमें। और वहीं अगर हम बात करें तो इसमें मेन फोकस किया जा रहा है उन एरिया के ऊपर जो कि डिग्रेडेड है, जहां पर उपजाऊ भूमि प्रेजेंट नहीं है। इसके अलावा नॉन फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, यानी कि फॉरेस्ट एरिया, जंगलों को हमें नहीं काटना है, हमें वहां पर इसकी बिजाई करनी है या वहां पर हमें इसको कल्टिवेट करना है जहां पर ऑलरेडी आपका लैंड या तो खराब है या वहां पर जंगल ऑलरेडी उपलब्ध नहीं है। इसमें मेनली फोकस किया जा रहा है जैसे कि वाटर एफिशिएंट माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज के ऊपर, सोइल हेल्थ इंप्रूवमेंट्स के ऊपर, बायोडीजल पोटेंशियल के ऊपर, और एज वेल एज पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहां पर फार्मर्स को आपके प्रोसेसर्स के साथ में लिंक किया जा रहा है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साथ प्राइस मैकेनिज्म जो सपोर्ट है वो भी वहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। एज वेल एज आपका कि फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम में अगर मार्केट में परचेजिंग नहीं होती है तो उस केस में जो प्राइस उनको फार्मर को उतना नहीं मिल पाता है, तो उस केस में जो बीच में आपका जितना भी प्राइस का डिफरेंस रहेगा वो प्राइस आपका जो है वोलेटिलिटी आने के केस में वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दिया जाएगा। एज वेल एज फ्रेश फ्रूट बंस टू प्रोक्योर एट द ट्रांसपोर्टेशन एंड द रेमुनेटिव प्राइस। तो वही आपकी कहानी है कि जितना जल्दी हो सकता है उस जो आपका फ्रूट वहां पर हार्वेस्ट किया गया है पाम ऑयल का, उसको प्रोक्योर किया जाए, उसको जो है जल्दी से आपका गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है उसको परचेज किया जाए, ताकि किसानों का नुकसान वहां पर ना हो सके। इसके साथ में बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में पाम ऑयल क्यों, मतलब बाकी कोई और क्रॉप को क्यों यहां पर इतना फोकस नहीं किया जा रहा, वाई पाम ऑयल? देखो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इसकी जो यील्ड है, इसकी जो उपज है, मेन कारण सबसे बड़ा यही है कि इसकी उपज 4 से 5 गुना ज्यादा है हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप जैसे कि सोयाबीन, सनफ्लावर, इनसे लगभग 4 से 5 गुना है। अगर ये 10 क्विंटल प्रोडक्शन करते हैं उतने एरिया में, तो ये आपका लगभग 40 से 50 क्विंटल प्रोडक्शन इससे लिया जा सकता है। तो ये मानकर चलिए कि आपका पर यूनिट एरिया में पोटेंशियल ज्यादा है। इसके अलावा मोस्ट एफिशिएंट है, क्योंकि लगभग एक क्रॉप को एक बार ग्रो करवाने के बाद प्लांट को आपको 25 ईयर तक ये आपको प्रोडक्शन दे सकता है, यानी कि यहां पर इसके अंदर इनपुट की रिक्वायरमेंट भी कम है। और इसके अलावा वाटर स्केर्स तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पानी तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, और लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो इसके लिए पानी लेस क्वालिटी के साथ हम इसको ग्रो करवा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। और लो वैल्यू या डिग्रेडेड लैंड जो होते हैं वहां पर भी इसको ग्रो करवाया जा सकता है। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, महत्वता बढ़ जाती है कि आपका पाम ऑयल के अंडर में जो एरिया है उसको इंक्रीज किया जाए। वहीं अगर हम
बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आपका पाम ऑयल के लिए कंडीशन जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, तो बताना चाहता हूं कि पाम ऑयल के लिए आपका ह्यूमिड और ट्रॉपिकल एरिया ज्यादा सूटेबल होता है, जहां पर मॉइस्चर ज्यादा है, टेम्परेचर भी आपका ज्यादा है, यानी कि वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस इसके लिए ज्यादा सूटेबल रहेंगी। रेनफॉल की बात करें तो 250 से लेके 400 सेंटीमीटर के रेनफॉल के साथ इसको ग्रो करवाया जा सकता है, और 5 to 6 आवर सनलाइट के साथ, यानी कि पर डे जो लाइट की रिक्वायरमेंट है वो लगभग इतनी रहती है, यानी कि एक प्रकार से ये कह सकते हो कि शॉर्ट डे लेंथ के साथ इसको ग्रो करवाया जा सकता है। ह्यूमिडिटी लगभग 80% रिक्वायरमेंट होती है, और टेम्परेचर आपका मिनिमम 22 से 24 डिग्री और मैक्सिमम यहाँ पर जो है 20 से लेके आपका 33 डिग्री सेल्सियस तक इसमें ग्रो करवा सकते हैं। इनका ऑप्टिमम कंडीशन आपकी ये कह सकते हो 20 से 30 डिग्री के बीच में ये परफेक्टली आपका ग्रो कर सकता है, और ये वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी सॉइल के ऊपर आपका क्या किया जा सकता है, इसको ग्रो करवाया जा सकता है। तो ये इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस हैं ऑयल पाम की प्लांटेशन के लिए या फिर उसकी कल्टीवेशन के लिए। वहीं अगर हम बात करें तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि 90% जो वर्ल्ड का पाम ऑयल है वो दो कंट्रीज में होता है, एक मलेशिया और एक आपका इंडोनेशिया में। दूसरा अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ग्लोबल इंपोर्टर है इसका किसका, पाम ऑयल का, और टॉप प्रोड्यूसर इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की बात करें तो यहां पर याद रखना आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन करता है, उसके बाद तेलंगाना और फिर आपका केरला, और ये तीनों मिलकर 98% इंडिया का पाम ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं। और आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ग्रोन एक्सटेंसिवली इन द नेटिव वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका, आल्सो ग्रोन इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, यानी कि ये वो आपके रीजन्स हैं वर्ल्ड के अंदर जहां पर इसको ग्रो करवाया जा सकता है या फिर अभी प्रेजेंट टाइम में कल्टीवेशन पे फोकस किया जा रहा है। इसके प्रयोग की बात करें, यूज की बात करें तो मेनली इसको कुकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है, बायोफ्यूल इसको एज ए यूज कर सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड के अंदर इसकी जो डिमांड बढ़ रही है पाम ऑयल की, जो हमारे लिए काफी कॉस्टली हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि देखो इसको बायोफ्यूल की फॉर्म में, बायोडीजल के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसकी वजह से बाकी लोग इसकी डिमांड करेंगे तो मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इसका प्राइस सर्च करेगा, फिर आपका यहां पर मार्केट के अंदर एक प्राइस जो है डिस्ट्रप्शन हमें देखने को मिलेगा। इसको साबुन और जो शैम्पू होते हैं उनको बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, डिटर्जेंट बनाने के लिए, आपका कॉस्मेटिक्स और प्रोसेस्ड जो फूड होते हैं उनको बनाने के लिए इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इससे बनाए जा सकते हैं और आज काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बनाए भी जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो आज हमारे देश के अंदर कंसर्न क्या है कि इसको अगर हम लेकर आते हैं तो देखो प्रेजेंट टाइम में बायोडाइवर्सिटी लॉस इससे देखने को मिल सकता है अगर हम मोनोक्रॉपिंग करते हैं पाम ऑयल की, खासकर हमारे ऐसे एरिया के अंदर जहां पर आपका ऑलरेडी हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं किसी क्रॉप की, तो अगर हमारे बेटर एरिया और सूटेबल एरिया को हमने पाम ऑयल के अंडर में कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलेंगे, और एज वेल एज आपको ये भी कंसर्न होगा कि हमारा जो डिफॉरेस्टेशन है वो भी बढ़ सकता है, क्योंकि देखो वही बात है, फार्मर को अगर ज्यादा फायदा मिला इस चीज से तो फार्मर क्या करेंगे, उन एरियाज में भी इसकी कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देंगे जहां पर ऑलरेडी हमारे बहुत सारे पेड़ ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, तो वो फिर एक आपका इकोलॉजिकल कंसर्न हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा यहां पर नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट आपकी वाटर स्कैरिसिटी, क्योंकि देखो पाम ऑयल के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट लगभग 250 से 300 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट एक प्लांट को होती है, ज्यादा पानी इसकी आवश्यकता है, तो वहीं पर आपकी वाटर स्कैरिसिटी तो ऑलरेडी हमारे देश के अंदर एक समस्या बनी हुई है, तो उस केस में ये एक बड़ी समस्या हमारे लिए उभर कर आ सकती है। वहीं अगर हम सोइल हेल्थ की बात करें तो देखो याद रखना, इट रिक्वायर लार्ज क्वांटिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी सॉइल, एनवायरमेंटल और वाटर हेल्थ और इसके साथ साथ ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट बाकी क्रॉप्स के मुकाबले काफी ज्यादा है, जो कि यहां पर अगेन एक एनवायरमेंटल और हेल्थ कंसर्न आपके सामने रख देता है। बात करें तो इंडिया के अंदर जो टोटल हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं उसमें 56% कंट्रीब्यूशन पाम ऑयल का है, 27% सोयाबीन का है, जो कि लगातार आपका ब्राजील और अर्जेंटीना कंट्री से इसको मेनली मंगवाया जाता है। वहीं पर सनफ्लावर की बात करेंगे तो ये आपका रसिया, रोमानिया और टर्की जैसी कंट्री से आपका इंपोर्ट किया जाता है। तो लगभग ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पाम ऑयल का हमारे देश में इंपोर्ट होता है, फिर सेकंड नंबर पे सोयाबीन पे और थर्ड नंबर आपका सनफ्लावर का। तो ये तीन मेजर आपके यहाँ पर क्रॉप्स हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं या इनके ऑयल को हमारे देश में इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर अगर हम इसको ग्रो करवाते हैं या फिर ग्लोबल लेवल पे क्या कंसर्न है तो उसको समझना पड़ेगा। देखो ग्लोबल लेवल पे इसका कंसर्न ये है कि अब जैसे चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज की डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है, इसके अलावा बाकी कंट्रीज भी डिमांड इसकी बढ़ा रहे हैं क्योंकि इसको बायोडीजल की फॉर्म में प्रयोग में लाया जा रहा है। और आपका क्लाइमेट रिस्क इंक्रीजिंग द मार्केटिंग वॉलेटिलिटी, यानी कि आपको पता है जैसे प्रेजेंट टाइम हमने बोला कि भाई इसको ऐसे एरियाज में ग्रो करवाना या फिर हमारे देश के अंदर अगर बायोलॉजी आपका बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कंसर्न करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि आपका मार्केट के अंदर हम ऑयल को लेकर तो आ जाएंगे, हमारे देश
देश में प्रोडक्शन तो इसका इंक्रीज कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में आपका जो आने वाले समय के अंदर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा और एज वेल एज बाकी कंट्रीज भी इसको लेकर कंसर्न है, तो हो सकता है कि इसका एरिया आने वाले टाइम में डिक्रीज हो जाए, तो जिसकी वजह से हो सकता है इसका प्राइस आपका मार्केट के अंदर बढ़ जाए। और मार्केट में प्राइस बढ़ेगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम डोमेस्टिक जो कल्टीवेशन है उसकी क्या करें, इंक्रीज करें, उसको बढ़ाने की कोशिश करें। तो भारत के अंदर 5.5 लाख हेक्टेयर एरिया है जहां पर इसको कल्टीवेट किया जा अभी कल्टीवेट किया जा रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 28 लाख हेक्टेयर एरिया ऐसा है जहां पर सूटेबल है आपका इस ऑयल पाम को कल्टीवेट करना। तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, काफी स्टेट ऐसे हैं जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एरिया इतना कल्टीवेट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूशन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, यानी कि ट्रेनिंग स्पोर्ट वगैरह देना या फार्मर्स को अवेयरनेस करना वो आपका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ साथ में मैंने अभी बताया कि ट्रेनिंग, प्राइसिंग और एक्सटेंशन सर्विस उतनी बेटर हमारे इंडिया में नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अभी उतने एरिया जो आपका 28 लाख हेक्टेयर हम सूटेबिलिटी की बात करते हैं पाम ऑयल के लिए, वहां पर इसको कल्टीवेट नहीं करवाया जा रहा है, तो वो एक कंसर्न हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में फाइनली अगर हम बात करें तो हमारे देश के अंदर अगर हम इंपोर्ट को डिक्रीज करना चाहते हैं ऑयल का, तो यही बात है कि हमें फार्मर्स को अवेयर करना पड़ेगा, फार्मर को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। दूसरी तरफ नेशनल मिशन ऑन जो आपका यहाँ पर एडिबल ऑयल ऑयल पाम के लिए है, वो हमें एंश्योर करता है कि इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया जाए, आपका इकोनॉमिक वायबिलिटी को मेंटेन किया जाए, और इसके साथ साथ में फार्मर्स की जो इनकम है वो इंक्रीज की जाए, ताकि हमारी जो रूरल इकोनॉमी है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेंथ कर सकें। अब इसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो ये मेनली यही है कि आपकी जो ट्रांसपोर्टिंग जो अपॉर्चुनिटीज है उनको बढ़ाया जाए, और इसके साथ साथ में जो आपके किसान है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना, और आपकी जो रिसोर्सेज है उनको एफिशिएंटली कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी किसानों को अवेयर करना, ताकि हमारा जो ऐसा एरिया इसके अंडर में ना चला जाए जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए एक बड़ा कंसर्न बन जाए और आने वाले टाइम के अंदर हमारे एनवायरमेंट के लिए खतरा बन जाए। तो वो चीजें हमें देखनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ में एक चीज और भी हमें समझना पड़ेगा कि जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल है वो केवल आपका ऑयल पाम के लिए नहीं है, वो आपका बाकी क्रॉप्स के लिए भी रन किया जा रहा है, जिसका मेन टारगेट है कि हमारी जो ट्रेडिशनल ऑयलसीड क्रॉप है जैसे कि सीसम है या आपका मस्टर्ड है या हमारा जो एक प्रकार से सनफ्लावर, सैफफ्लावर, इनका एरिया भी इंक्रीज करना बहुत जरूरी है इसके साथ। तो वो आपको कंसर्न यहाँ पर यही है कि इस मिशन के अंतर्गत में मेनली तो ऑयल पाम को ही फोकस किया जा रहा है, लेकिन बाकी भी हमें लगातार गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रही है, गवर्नमेंट लगातार इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है और बहुत सारी ऐसी वेराइटीज अलग अलग क्रॉप्स की लगातार प्रोड्यूस की जा रही है, जिसके थ्रू आने वाले टाइम में शायद देश के अंदर जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए एक कोऑपरेटिव अप्रोच को फॉलो करना ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये कोऑपरेटिव अप्रोच क्या होती है, देखो इसका मतलब ये होता है कि आज प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में अमूल एक सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है, जो कि मतलब ये कह सकते हो कि सबसे ज्यादा एरिया या सबसे ज्यादा आपका कवरेज करता है मिल्क को लेकर, क्योंकि हमारा जो देश के अंदर मिल्क का मेजर जो कंट्रीब्यूशन है उसमें अमूल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। ठीक है, और अमूल जो है वो रन किया जाता है कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा, है ना। तो इसमें ज्यादातर आपके कोऑपरेशन, अगर हम किसानों को मिलाकर चलेंगे, किसानों को इसमें ऐड करेंगे, तो डेफिनेटली किसान इसमें एक मिलकर आपका आने वाले टाइम में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे देश में ऑयलसीड का हो सकता है। 1990s की बात है लगभग कि उस टाइम पर एक कोऑपरेटिव आपका ये कह सकते हो येलो रेवोल्यूशन के नाम से हम जिसकी बात करते हैं, वो आपका ऑयलसीड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया था और उस टाइम पर उसने काफी बड़ा इनिशिएटिव भी लिया था और ऑयल प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ भी चुका था और हम लोग आई थिंक सो 60% जो है हमारे देश की डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भरता हो चुकी थी। लेकिन बाद में उस मिशन को जो है स्थगित कर दिया गया, उसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट जो थी उसको डाउन कर दिया गया और जिसकी वजह से अगेन आपके देश के अंदर या हमारे देश के अंदर ऑयलसीड का जो प्रोडक्शन था वो डिक्रीज हुआ। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हमें समझनी पड़ेंगी कि क्या हमने हिस्ट्री के अंदर ऐसा खोया है जो हमें वापस लेना पड़ेगा। तो अब ऑयल पाम ठीक है कंसर्न है और हमें इस स्कीम के तहत इसको जानना जरूरी था, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारी जो ट्रेडिशनल ऑयलसीड क्रॉप्स हैं अगर हम उनको इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली एक तो डाइवर्सिफिकेशन हमारा बढ़ेगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, खासकर उन एरियाज के अंदर जहां हम बात करते हैं आज कि जहां राइस कल्टीवेशन किया जाता है या फिर आपका राइस और व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है, उन एरियाज में भी हम एक बड़ा बदलाव यहां पर कर सकते हैं। तो बाकी आपको ये स्कीम के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन लगी और हमारा जो लेक्चर है वो कैसा लगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपके विचार क्या है इस स्कीम को लेकर, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। बाकी इसी प्रकार की एग्रीकल्चर करंट अफेयर स्कीम्स और डेटा को लेकर या एग्रीकल्चर नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर हम टाइम टू टाइम आपको ऐसे सेशंस प्रोवाइड करवाते रहते हैं जो आपके लिए इफेक्टिव है, जरूरी है, नॉलेजेबल है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।